हेलो फ्रेंड, IQ नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कोलेरा, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। कोलेरा हिंदी में इसे हैज़ा कहते हैं। कोलेरा को हिंदी में हैज़ा कहते हैं। कोलेरा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कोज बाय बैक्टीरिया। यह एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, संक्रामक रोग है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल जो होती है, आहार नाल कोज बाय बैक्टीरिया, जो कि आहार नाल की एक संक्रामक रोग है। ट्रांसमिटेड बाय बैक्टीरिया ड्रिंकिंग दिस इज कंटामिनेटेड वाटर, जो कि बैक्टीरिया से होती है और दूसरी जो ट्रांसमिट होती है ये ड्रिंकिंग वाटर के द्वारा। जो कंटामिनेटेड वाटर होते हैं, दूषित वाटर होता है, उसके द्वारा ये ट्रांसमिटेड हो जाती है, फैल जाती है। उसके बाद में इट स्प्रेड थ्रू मैटर ड्यू टू दिस वॉमिटिंग डायरिया रैपिडली रिजल्ट। ये क्या है, इसके कारण जो है वॉमिटिंग डायरिया होती है, कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा ये स्प्रेड हो जाता है और इसके कारण डायरिया वॉमिटिंग्स ये होती है रैपिडली, जिसके कारण क्या होती है ऑफ विच द लैक एसेंशियल मटेरियल, और उसके परिणाम स्वरूप यह क्या हो जाती है, रैपिडली तीव्र रूप से हो जाती है। और इनके कारण क्या हो जाता है, जब डायरिया और वोमिटिंग होती है, विच देयर लैक ऑफ द एसेंशियल मिनरल्स साल्ट एंड वाटर, और जो साल्ट और वाटर है उनकी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन को हिंदी में निर्जलीकरण कहते हैं। इन दिस फीटल कंडीशंस द पेशेंट में डाई, और इस कारण पेशेंट की डेथ हो सकती है। उसके कारण क्या हो सकती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। दिस डिजीज़ इज एंडेमिक डिजीज़ ऑफ द इंडिया, और ये क्या है, एंडेमिक डिजीज़ है इंडिया की, भारत की जो है ये कौन सी डिजीज़ है, ये एंडेमिक डिजीज़ है। अगर क्वेश्चन पूछे एग्ज़ाम में कि इंडिया की एंडेमिक डिजीज़ कौन है, तो कोलेरा बोल सकते हैं। और कोलेरा किसकी वजह से होता है, विब्री कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये वाटर कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा फैल सकता है, तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं। और कोलेरा किसकी वजह से होता है, वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके एजेंट। एजेंट क्या है, इसका कारक क्या है, किसकी वजह से यह जो डिजीज़ है वो हो जाती है, कारक क्या है बैक्टीरिया का, एजेंट क्या है। तो उसके अंदर है बैक्टीरिया, जो विब्रो कोलाई बैक्टीरिया होता है, विब्रो कोलेराई बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से यह डिजीज़ हो जाती है, विब्रो कोलेराई। जो विब्रो कोलेराई बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से यह डिजीज़ हो जाती है। तो ये जो कोलेरा की स्पेलिंग है वो ठीक कर लेना, इसमें बाय मिस्टेक थोड़ी सी गलत हो गई है। कोलेराई ये होता है विब्रो कोलेराई। विब्रो कोलेराई जो है ये इस बैक्टीरिया की वजह से कोलेरा डिजीज़ हो जाती है, हैज़ा की डिजीज़ हो जाती है। और ई एल टार विब्रो कोलेराई, ई एल टार विब्रोज, इनकी वजह से भी ये हो सकती है। तो विब्रो कोलेराई और ई एल टॉर विब्रोज, इनकी वजह से यह डिजीज़ हो सकती है। इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, किसके द्वारा ये संक्रमण का स्रोत क्या है इसका, जो किसके द्वारा ये डिजीज़ हो सकती है। तो नेक्स्ट जो है ये वोमिटिंग एंड डायरिया ऑफ द कोलेरा पेशेंट्स आर कंटेजियस। जो उल्टी होती है, दस्त लगती है, वो क्या रहता है, कंटेजियस, संक्रामक होते हैं। उस आल्सो द कोलेरा पेशेंट्स हिमसेल्फ इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, और जो कोलेरा के जो पेशेंट्स होते हैं वो खुद ये डिजीज़ फैलाने में जो संक्रामक के स्रोत होते हैं, इनके द्वारा खुद के द्वारा भी फैल जाती है। जो वोमिटिंग और डायरिया, इनकी वजह से
जो ये कंटामिनेटेड प्रोडक्ट जो बॉडी से निकलते हैं उनके द्वारा ये फैल सकती है। उसके बाद में है नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशंस। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब हो गया प्रसार का, जो है प्रसार कैसे होता है, प्रसार का क्या तरीका है, प्रसार कैसे हो जाता है एक दूसरे में। इट इज़ ए इन्फेक्ट्स अदर थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर। मैंने बताया था कि ये जो डिजीज़ है वो कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा फैलती है, यानी दूषित पानी के द्वारा, जो कंटामिनेटेड वाटर है उसके द्वारा एक दूसरे में फैल जाती है, दूषित जल जो होता है, वाटर होता है, उसके द्वारा। अदर फूड आइटम्स, और अदर फूड आइटम्स के वजह से भी ये कोलेरा जैसी डिजीज़ हो सकती है, सच एज वाटर, रॉ फूड्स, वेजिटेबल फूड etc। तो जो जैसे कच्चे फल होते हैं, रॉ फ्रूट्स का मतलब हो गया कच्चे फल, कच्चे फल होते हैं, कच्चे फल हो गया, वेजिटेबल हो गई, फूड हो गया, और वाटर हो गया कंटामिनेटेड, इनके द्वारा ये एक दूसरे में फैल सकता है। उसके बाद में इन्फेक्ट टू अदर्स बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड आइटम्स लाइक वाटर, रॉ फूड्स, ये सेम चीज़ ऊपर बता चुकी हैं, 2 बार रिपीट हो गई है। उसके बाद में है डोमेस्टिक फ्लाइज। जो डोमेस्टिक फ्लाइज का मतलब यहाँ पे हो गया घरेलू जो मक्खियाँ होती है, घरेलू मक्खियाँ होती है, घरेलू मक्खियाँ, इनकी वजह से प्ले एक्टिव रोल ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। ये जो घरेलू मक्खियाँ होती है ये क्या है, एक्टिव रोल अदा करती है इसके अंदर डिजीज़ फैलाने के अंदर, सच एज इन्फेक्टेड डायरिया, वोमिटिंग, अदर इन्फेक्टेड सब्सटेंस, डोमेस्टिक फ्लाई कम सिट द फूड आइटम एंड विच द इन्फेक्ट स्प्रेड डिजीज़। जो क्या होती है, ये जो घरेलू मक्खियाँ होती है, ये जब कोई पेशेंट जिसको कोलेरा हो चुका है वो वोमिटिंग या डायरिया उसको होता है, तो वहाँ पे वॉमिटिंग पे वो मक्खियाँ बैठ जाती है, और वो जो है इन्फेक्शन को लेके या बैक्टीरिया को लेके जो घर में जो खाने वाली चीज़ें हैं, फूड आइटम है, वहाँ पे बैठ जाती है, तो वो इन्फेक्शन क्या कर देती है, स्प्रेड कर देती है। जो ये मक्खियाँ होती है ये क्या करती है, जो घरेलू आइटम्स, फूड आइटम, जो भी खाने वाले फूड आइटम है उसके साथ बैठ जाने पे वो क्या है, संक्रमण उनके द्वारा दूसरे पर्सन में भी फैल जाता है। तो इसलिए घर में साफ़ सफाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। घर में अच्छे से साफ़ सफाई रखनी चाहिए, मक्खियाँ वगैरह कम आनी चाहिए। तो ये मक्खियाँ क्या होती है, जो कोलेरा के पेशेंट है या अदर कंटामिनेटेड फूड है, जो स्टूल है, वहाँ पे बैठ के, और वो क्या करती है, जो कंटामिनेटेड जो बैक्टीरिया वगैरह है, इन संक्रामक इन्फेक्शन है, वो अदर फूड आइटम्स जो रहते हैं उनके ऊपर वो बैठ जाती है, जिसके कारण वो अगर कोई दूसरा जो नॉर्मल पेशेंट अगर वो उसको खाता है तो वो उसके द्वारा बॉडी में एंटर कर जाता है और वो डिजीज़ फैल जाती है। उसके बाद में है रिस्क फैक्टर या सस्पेक्टियस कारक क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या हैं इसके। तो इसके कारण क्या है, ये जो ज़्यादा घनी आबादी रहते हैं, डेंस पॉपुलेशंस, वहाँ पे ये मोस्टली देखने को मिलता है। जो घनी आबादी वाले एरिया रहते हैं, डेंस पॉपुलेशन का मतलब है जो ज़्यादा आबादी वाले, और अनसिस्टमेटिक एक्सक्रीटरी डिस्चार्ज, जो रहते हैं अव्यवस्थित मल उत्सर्जित पदार्थ, जो मतलब जो सैनिटरी जो सिस्टम है, जो एक्सक्रीटरी डिस्चार्ज जो होते हैं जैसे गटर वगैरह, उसका सिस्टमेटिक तरीके से अगर एक्सक्रीटरी नहीं किया गया है, कुछ जो खुले में शौच करते हैं वो उसके द्वारा भी ज़्यादा गंदगी वगैरह रहती है, और गटर वगैरह हैं वो खुले रहते हैं, उनके वगैरह हो सकती है। तो अनहाइजीनिक कंडीशन जो रहती है, गंदगी वगैरह ज़्यादा रखते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। ग्रुप ऑफ ईटिंग, जो साथ में बहुत सामाजिक जो भोज होता है उसके अंदर जो है साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रखी जाती है। लिटरेसी, लेक ऑफ पर्सनल हाइजीन, स्लम्स एरिया, जो ज़्यादा गरीब एरिया होते हैं, स्लम्स एरिया होते हैं। ओपन डिफेक्शन, जहाँ पे खुले में शौच करते हैं। ओपन डिफेक्शन का मतलब हो गया यहाँ खुले में शौच करने, शौच यानी जो खुले में शौच करते हैं, गरीब जो फैमिली है। स्लम्स जो एरिया है, कच्ची बस्ती को बोलते हैं, कच्ची बस्ती वगैरह जैसे एरिया है, वहाँ पे ये डिजीज़ ज़्यादा फैलती है, क्योंकि वहाँ हाइजीन वगैरह का ध्यान नहीं रखा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका इंटूबेशन पीरियड। इंटूबेशन पीरियड का मतलब हो गया उद्भवन काल।
मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ। उद्भवन काल जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 3 दिन का रहता है, 2 से सिर्फ 3 दिन का डेज का रहता है, 2 से 3 दिन का रहता है इंक्यूबेशन पीरियड। जब बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, तो जो फर्स्ट सिम्टम जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया एंटर करते हैं और उसके बाद में जो फर्स्ट सिम्टम दिखाई देते हैं उसका जो पीरियड होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो ये 2 से 3 दिन का पीरियड होता है जिसके अंदर क्या है, आपके कोलेरा के जो सिम्टम्स हैं वो दिखाने लग जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कुछ डायग्राम में बता देता हूँ मैं। डायग्राम के अंदर देखो, ये जैसे इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया जैसे विब्रियो कोलार के बैक्टीरिया इस टाइप के दिखाई देते हैं, ऐसे जो बैक्टीरिया हैं वो दिखाई देते हैं विब्रियो कोलार के अंदर। ये कोलार के अंदर देखो बैक्टीरिया की एक पिक्चर है, तो उसके अंदर ये कोलेरा इन्फेक्शियस स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह को इन्फेक्ट कर देती है। उसके बाद में जो ये कॉमन सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं, जो मोस्टली जो सिम्टम दिखाई देते हैं, कॉमन सिम्टम जो कोलेरा के अंदर दिखाई देंगे, ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया वगैरह। तो ये कॉमन सिम्टम्स, इसके अंदर वाटरी डायरिया होगा, जो डायरिया है वो राइस वाटर जैसा स्टूल जैसा वाटरी डायरिया होगा। नोजिया वोमिटिंग्स हो जाएगी, यानी उल्टी वगैरह होगी। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये दोनों होने की वजह से ही डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी, वाटर और सॉल्ट की कमी हो जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और सीवियर सिम्टम्स ये तो कॉमन सिम्टम्स, और सीवियर के अंदर मसल्स क्रैम्प्स, रैपिड हार्ट रेट और लो बीपी कम हो जाएगी, और क्या है, हार्ट रेट रैपिड हो जाएगी, और परसिस्टेंट वोमिटिंग कंटिन्यूस ज़्यादा रहती है इसके अंदर। तो ये आपको कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स का मतलब ये है रोग के लक्षण, तो क्या सिम्टम्स और होते हैं इसके अंदर, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, रोग के लक्षण क्या क्या हैं। थोड़ा सा मैंने जो डायग्राम में बताया था वही है। एक्यूट डायरिया, इसके अंदर क्या होगा, स्टार्टिंग में डायरिया होगा, उसके बाद में डायरिया सिमिलर टू राइस वाटर, जो राइस जो चावल का पानी होता है वैसी स्टूल होगी, ऐसा डायरिया हो जाएगा, ऐसा पतली जो है लेटरिंग होगी, स्टूल होगा। इन विच द सेल्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द बावल एंड स्टूल आर प्रेजेंट, राइट वाटर स्टूल एंड वोमिटिंग्स। तो ये क्या है, इसके अंदर जो है जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, mucous membrane of the bowel and stool are present, और स्टूल उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। जो कैसी स्टूल रहेगी, तो स्टूल होगी उसको राइस वाटर स्टूल होगी, वोमिटिंग होगा। ये कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में वोमिटिंग डायरिया कोज बाय इम्बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट इन द बॉडी, और इनके कारण क्या रहेगा, वोमिटिंग और डायरिया होने की वजह से इम्बैलेंस हो जाएगा वाटर और मिनरल साल्ट्स का ऑफ द बॉडी के अंदर, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये मैंने बता चुका हूँ, उसके कारण क्या रह जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा उनके कारण, तो पानी और साल्ट की कमी हो जाएगी। उसके बाद में संकन आइज, जो संकन आइज है, आंखें धसी हुई नज़र आएगी, जो आंखें हैं वो आपकी क्या धसी हुई नज़र आएगी, धसी हुई। और लो ब्लड प्रेशर, बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं, हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाएगा। और विंकल स्किन्स, और स्किन्स के अंदर क्या हो जाएंगे, झुर्रीदार जो स्किन्स है वो हो जाएगी, जो आपकी त्वचा है वो झुर्रीदार हो जाएगी, त्वचा जो है। उसके बाद में लो यूरिन आउटपुट, और यूरिन तो यूरिन आउटपुट भी जैसे डिहाइड्रेशन होगा तो यूरिन आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यूरिन जो है पेशाब वो कम हो जाएगा। और जो यूरिन का कलर है वो डार्क हो जाएगा, डार्क कलर का यूरिन हो जाएगा, गहरा रंग का यूरिन हो जाएगा, गहरा रंग का यूरिन हो जाएगा। उसके बाद में जो है वाटर एंड हैंड फीट स्किन्स, वाटरमैन का मतलब यहाँ हो गया, सॉरी वाटरमैन नहीं है, वाशरमैन है, वाशरमैन का मतलब है यहाँ धोबी, जो धोबी होते हैं उनके जो हाथ होते हैं
वो कैसे हो जाते हैं, एकदम जो लाइन वाइन सी हो जाती है हाथ पे, तो वैसे हाथ हो जाएंगे। वाशरमैन जैसे हाथ हो जाएंगे, जो धोबी है उनके जैसे हाथ हो जाएंगे। लोअर एक्टिविटी, और एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश भी हो सकता है। उसके कारण क्या है, अधिक होने के कारण व्यक्ति में क्या हो सकता है, लोअर एक्टिविटी डिहाइड्रेशन के कारण हो जाएगी। डिहाइड्रेशन के कारण लोअर एक्टिविटी हो जाएगी, और ज़्यादा डिहाइड्रेट होने की वजह से पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है। तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। अब अगर इसको ठीक नहीं किया गया, टाइम पे ट्रीट नहीं किया, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कन्वर्जन आ सकते हैं। कन्वर्जन का मतलब यहाँ हो गया दौरे आना, दौरे आना, कन्वर्जन आ सकते हैं। एसिडोसिस हो सकता है, और एसिडोसिस हो सकता है, शॉक में जा सकता है पेशेंट्स, और रीनल फेलियर, अनकॉन्शियस और कोमा, ये भी कंडीशन इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। किडनी फेल हो सकती है, बेहोश हो सकता है, कोमा में जा सकता है पेशेंट्स। तो ये कुछ हो गए। उसके बाद में डायग्नोसिस करेंगे, तो इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो डायग्नोसिस के अंदर इसका स्टूल या वोमिटिंग का जो है चेकअप होता है, स्टूल टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, और वोमिटिंग का टेस्ट होता है। तो उसके अंदर जो विब्रो कोलेरा है वो प्रेजेंट दिखेगा, तो उसके अंदर आप उसका डायग्नोसिस दे सकते हो। अब प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के अंदर इसका क्या बचाव, क्या कर सकते हैं, तो वैक्सीन आर अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ द प्रिवेंट, बट इम्यूनिटी इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। तो इसके अंदर जो वैक्सीन है वो मार्केट में अवेलेबल है प्रिवेंट करने के लिए, बट इम्यूनिटी इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। तो एग्जांपल इसके अंदर VCRBS और ड्यूकोरल, दिस इज़ ए ओरल वैक्सीन। ये जो ओरल वैक्सीन है ये प्रेजेंट है, जो ये वैक्सीन आपके ओरल वैक्सीन के रूप में प्रेजेंट है मार्केट के अंदर। अर्ली डिटेक्शन और डायग्नोसिस शुड बी डन फॉर प्रिवेंशन, सो इट नॉट टेक टू फॉर एडमिट। अगर अर्ली डिटेक्शन वगैरह कर लिया गया और जल्दी से उसका पता लगा गया, डायग्नोस कर लिया गया, पता लगा लिया गया, तो उसको क्या टाइम पे ट्रीट किया जा सकता है। डायग्नोसिस जल्दी किया गया तो टाइम पे ट्रीट किया जा सकता है, और उसको पेंडेमिक होने से, एपिडेमिक होने से बचाया जा सकता है, महामारी धारण नहीं होगी। उसके बाद के अंदर है एम्फेसिस शुड बी लीड ऑन पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंट, क्लीननेस, पीपल शुड बी मेड अवेयर दिस। अगर जो है पर्सनस जो आपकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखेंगे, इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे, तो ये डिजीज़ इतनी ज़्यादा फैलेगी नहीं। लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, जिसके कारण ये काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद में ट्रीटमेंट में है, ट्रीटमेंट के अंदर है ORS। ORS क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस हैं, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस ORS। तो ORS की मैन्युफैक्चरिंग, ORS इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, ये द्वारा ये क्या किया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा निर्धारित के आधार पर निर्मित है। इस पैकेट में जो रहता है, द वेट ऑफ द टोटल एलिमेंट्स वन पैकेट इज 20.5 ग्राम्स। इसका जो पैकेट का वेट होता है वो 20.5 ग्राम होता है, विच रिक्वायर्ड टू मैक्सिमम 1 लीटर प्योर वाटर इन 24 आवर्स, जो कि 1 लीटर पानी के अंदर मिलाया जाता है, और 24 आवर के अंदर अंदर यूज कर सकते हैं। जो 24 घंटे के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, 24 आवर के अंदर अंदर यूज कर सकते हैं। और 1 लीटर, जो 1 लीटर पानी है उसके अंदर ये मिलाया जाता है, 1 लीटर वाटर के अंदर मिलाया जाता है। तो रिमेनिंग वाटर शुड नॉट बी यूज आफ्टर 20 आवर। अगर 24 आवर्स तक आपने अगर वाटर यूज़ नहीं किया है, 24 आवर्स तक अगर आपने वाटर यूज़ नहीं किया है, तो उसको यूज़ नहीं करना है, उसे फेंक देना है, ठीक है। उसके बाद में जो ORS पैकेट है वो मैंने बताया था 24, ये इतने ग्राम्स का होता है। उसके अंदर क्या क्या होते हैं, तो उसके अंदर जो है तो ट्राइसोडियम सिट्रेट जो है 2.9 ग्राम होता है। ट्राइसोडियम, सोडियम क्लोराइड होता है 2.6 ग्राम होता है। पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम होता है, और ग्लूकोज 13.5 ग्राम होता है, 13.5 ग्राम ग्लूकोज होता है। तो ये ORS के पैकेट के अंदर जो है क्या क्या होते हैं,
ट्राई सोडियम सिट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और ग्लूकोज 13.5 ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में जो है इसके मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, इसकी सांद्रता क्या होती है। तो ग्लूकोज जो है 75 75 होते हैं इसके अंदर, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 75 होते हैं, सोडियम के भी 75 होते हैं, क्लोराइड के भी 65 और पोटेशियम के, क्लोराइड के जो हैं 65 और पोटेशियम के 20 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो टोटल इसके अंदर जो है जो टोटल होते हैं इसके अंदर तो 245 मॉलिक्यूल टोटल होते हैं, 245 के करीब इसके अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 245 मॉलिक्यूल टोटल होते हैं। तो टोटल ऑस्मोलिटी बिकम द 245 मॉलिक्यूल पर लीटर, 1 लीटर के अंदर 245 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, अगर सीवियर अनकॉन्शियस, अगर पेशेंट सीवियर है, अनकॉन्शियस है, सीवियर अनकॉन्शियस स्टेज, मिसिंग पेरिफेरल पल्स, शुड बी रीहाइड्रेट विद आईवी फ्लूइड। अगर उसकी पल्स वगैरह फील नहीं हो रही है, बेहोश की अवस्था में है, उसके जो तो आईवी देना चाहिए, आईवी देनी चाहिए। आईवी के अंदर आप आरएल दे सकते हो, आरएल रिंगल लैक्टेज वगैरह दे सकते हो। तो इंट्रावेनस फ्लूइड आईवी दे सकते हो। सीरियस पेशेंट हैज़ एक्यूट वोमिटिंग आफ्टर टेकिंग ओआरएस। अगर ओआरएस लेने के बाद में भी वो क्या कर रहा है, उल्टी कर रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, तो उसके बाद में देन इंट्रावेनस फ्लूइड शुड बी अवेलेबल फॉर दिस सूटेबल। इंट्रावेनस फ्लूइड इज मोस्ट सूटेबल, ये ज़्यादा सूटेबल होना चाहिए। तो आरएल जो है हैज़ बीन कंसिडर्ड द बेस्ट। जो रिंगल लैक्टेज होती है, जो फ्लूइड में जो रहता है आईवी फ्लूइड के अंदर, जो आरएल वो होती है वो बेस्ट होती है। आरएल इज आल्सो कॉल्ड इज हार्टमैन सॉल्यूशन। आरएल को हार्टमैन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इसको हार्टमैन सॉल्यूशन के नाम से जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हार्टमैन सॉल्यूशन क्या है, तो वो आरएल होती है, रिंगल लैक्टेज होती है। इट फुलफिल ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। इसके अंदर पोटेशियम सोडियम जो है बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है, तो वो फुलफिल कर देती है, आरएल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। लैक्टेट प्रेजेंट इन द फुलफिल ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू विच ऑफ द एसिडोसिस, और एसिडोसिस को भी वह ट्रीट कर देती है, साथ में इसमें लैक्टेट रहता है। उसके बाद में एंटीबायोटिक लाइक एम्पिसिलिन्स। तो इसके अंदर जो है ये तो हो गया आईवी फ्लूइड और ओआरएस, उसके साथ में आपको एंटीबायोटिक से भी ट्रीट करना है। तो एंटीबायोटिक में एम्पिसिलिन्स दे सकते हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन्स एंटीबायोटिक्स हैं कुछ, तो उसका यूज़ करके आप इस डिजीज़ को ठीक कर सकते हो। शुड बी गिवन टू कंट्रोल द डिजीज़, और उस डिजीज़ को कंट्रोल कर ले सकते हो। उसके बाद में उसको नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो कंट्रोल करने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस। द डिजीज़ शुड बी डायग्नोज विथ ट्रीट एंड अर्ली स्टेज सो डिजीज़ नॉट बी स्प्रेड। अगर उसको जल्दी ही डायग्नोस किया गया, टाइम पे डायग्नोस किया गया, अर्ली डायग्नोस किया गया, तो उस डिजीज़ को क्या कर सकते हैं आप, अर्ली डायग्नोस किया तो जल्दी ट्रीट कर सकते हैं, और वो स्प्रेड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट है नोटिफिकेशंस, मतलब अधिसूचना, नोटिफिकेशन दे। इफ नंबर ऑफ पेशेंट इज हाई इन द पर्टिकुलर लोकेशन देन शुड बी नोटिफाई द हायर लेवल्स। तो अगर नंबर ऑफ जो पेशेंट्स है उनकी जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना, हायर लेवल पे नोटिफाई कर देना चाहिए, तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो सके। डिसइंफेक्शंस बिफोर द डिस्पोजिंग ऑफ द इन्फेक्ट, वोमिटिंग, डायरिया पेशेंट्स दैट शुड बी डिसइंफेक्ट, आइसोलेट द पेशेंट विद क्लॉथ एंड इक्विपमेंट्स। तो क्या है, तो उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए। जैसे रोगी का अगर वोमिटिंग कर दी, उल्टी कर दिया और डायरिया हो गया, दस्त हो गई, तो उसको क्या निस्तारण करने के लिए विसंक्रमित किया जाना चाहिए, उसे क्या डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए, और ऐसे आइसोलेट कर देना चाहिए पेशेंट को, एक अलग कमरे में अलग रख देना चाहिए, आइसोलेट कर देना चाहिए। आइसोलेट का मतलब हो गया उसे एक एकांत जगह में पृथक्करण कर देना चाहिए, एकांत जगह में रखना चाहिए, पृथक्करण, अलग
रखना चाहिए। और जो ये वो डायरिया वोमिटिंग हो गया है उसे डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए टाइम पे, जिससे क्या ये स्प्रेड ना हो डिजीज़ दूसरे के अंदर। उसके बाद में यूज़ ऑफ लेटरिन का यूज़ करना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए। यूज़ क्या करना चाहिए, यूज़ ऑफ लेटरिन का यूज़ करना चाहिए। शुड बी यूज टू डिफेक्शन शुड बी डिसइंफेक्ट फ्रॉम द ओल्ड टाइम्स। तो क्या है, खुले में शौच नहीं करना चाहिए और वोमिटिंग वगैरह खुले में नहीं करनी चाहिए, उसको तुरंत डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए। मेंटेनिंग द प्योरिटी ऑफ वाटर फूड आइटम्स, जो है आपके जो वाटर वगैरह है उनकी साफ़ सफाई मगर उनको साफ़ शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, जिससे क्या है डिजीज़ स्प्रेड ना हो। कंटामिनेटेड वाटर फूड दे आर मेन कैरियर ऑफ द कोलेरा डिजीज़। जो कंटामिनेटेड वाटर है और फूड है उनके द्वारा ही ये डिजीज़ होती है। तो उसको अगर आप साफ़ सफाई के लिए क्लीननेस रखेंगे, प्योरिटी रखेंगे, वाटर की साफ़ सफाई रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, तो ये डिजीज़ स्प्रेड नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके इन्वायरमेंटल क्लीननेस। जो इन्वायरमेंट क्लीननेस है वो भी रखेंगे तो उसकी वजह से भी नहीं होगा। तो द नंबर ऑफ फाइल्स इंक्रीज द ड्यू टू इन्वायरमेंट अनक्लीननेस। जो इन्वायरमेंट इनक्लीननेस है, गंदगी रखते हैं घर के आसपास में वाटर की और फूड्स की जो भी, तो उसकी वजह से ज़्यादा ये डिजीज़ फैलती है। तो रीजन ऑफ इन्वायरमेंट क्लीननेस विल बी मेंटेन सो द अक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज एंड प्रॉपर्स, जो है कूड़ा करकट जो होता है गार्बेज वगैरह, तो उनको प्रॉपर डिसइंफेक्ट किया जाए अगर उनको मलमूत्र को, तो वो नहीं होगा। जो ये मैनेजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा जो जो डिस्पोजल किया जाए यूरिन वगैरह का, एक्स्ट्रा का, स्टूल्स का, वो दो, तो उसके अंदर मलमूत्र वगैरह का अगर मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए, डिस्पोजल किया जाए, तो वो डिजीज़ नहीं फैलेगी। उसके बाद में लोगों को अगर हेल्थ एजुकेशन दिया जाए, हेल्थ एजुकेशन मतलब स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए, तो शुड भी वो उस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकता है। पीपल शुड बी मेड अवेयर टू कोलेरा और इन्फॉर्म शुड बी द प्रोवाइड रिगार्डिंग द कंट्रोल और प्रिवेंशन। तो वो अगर कुछ को डिजीज़ हो गई तो टाइम पे वो उसको ट्रीट कराए, और वो एजुकेटेड वगैरह हो गया तो वो एक दूसरे में फैलने से रोकेगा, क्योंकि वो खुले में शौच नहीं करेगा, वोमिटिंग नहीं करेगा, और वो स्टरलाइजेशन का ध्यान रखेगा, फूड एंड वाटर के स्टरलाइजेशन का ध्यान रखेगा। तो उसकी वजह से ये डिजीज़ स्प्रेड नहीं होगी एक दूसरे के अंदर। तो थैंक यू सो मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नेक्स्ट क्लास देखने के लिए। थैंक यू सो मच।